आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर किरण हसीब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि डॉक्टर किरण हसीब जी कौन है, कैसे बनी और क्या क्या प्रोसीजर्स कर रही हैं और इनके फ्यूचर गोल्स आगे क्या हैं? मैं डॉक्टर किरण हसीब एक डेंटल सर्जन हूँ और डिफरेंट फील्ड में मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए हुए हैं। इम्प्लांटोलॉजी में मैंने स्पेशलाइजेशन की है। फर्दर जो मेरा है वो ये है कि जो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ और जिसमें मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स थोड़े वीक हैं, हमारे मुल्क के डॉक्टर्स और हमारे पेशेंट की अवेयरनेस कम है, तो मैं चाहती हूँ कि उस फील्ड में मैं मज़ीद स्पेशलाइजेशन करूँ। लाइक मैंने जो फील किया अपने पेशेंट्स में, हमारे बहुत सारे हर फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, हमारे प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं, हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं, हमारे एंडोडोंटिस्ट हैं, लेकिन गम्स के जो इश्यूज़ हैं वो उसमें पेशेंट की भी अवेयरनेस नहीं है और उसमें पेशेंट को सही सल्यूशन भी नहीं दिया जाता। अगर आपकी बोन और आपकी गम अच्छी होगी तो आपके दांत अच्छे होंगे, आपके बहुत सारे इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस फील्ड में मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा मज़ीद रिसर्च भी करूँ, प्रोग्रेस भी करूँ और जितना नॉलेज ले सकूँ स्पेशलाइजेशन भी इसमें करूँ, और मैंने स्टार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। तो इस फील्ड में मैं लेके चलना चाहती हूँ। दूसरा ये कि फील्ड प्रोसीजर तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के मैं कर रही हूँ। ब्रेसेस के पेशेंट भी हैं मेरे, लाइनर्स के पेशेंट भी हैं, इम्प्लांट्स भी मैंने बहुत किए हैं, डिफरेंट एंडो के मेरे बहुत पेशेंट हैं, और ये एस्थेटिक तो डेली बेसिस का एक प्रोसीजर है जिसमें आप वेनियर्स वगैरह लगाते हैं। तो जिन चीज़ों में मैंने ये देखा कि हमारी बुक ये कहती है कि ये दांत हिल रहा है, इसको निकाल दो, तो मैंने अपने कुछ पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, उनको मैंने निकाला नहीं, उनको मैंने डिफरेंट प्रोसीजर्स करके उसको मैंने उधर स्टेबल करने की कोशिश की और उसमें मैंने सक्सेस देखी। तो मैं इन चीज़ों को, हालांकि देखिए कुछ पेशेंट होते हैं उनको जल्दी होती है कि जल्दी करें जल्दी करें, लेकिन अगर आप पेशेंट को रिलैक्स होकर समझाएंगे सर हर काम जल्दी करनी होता है, थोड़ा सा ब्रेक दें, थोड़ा सा सोचें, तो हम इसको बचा सकते हैं। हम निकाल के और हर एक में इम्प्लांट, हर एक में हम ब्रिज नहीं दे सकते। कुछ दांत ऐसे होते हैं जिनको हम बचा सकते हैं, बस थोड़ा सब्र की ज़रूरत है। अच्छा, डेंटिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत महंगा सेक्टर है, तो इस तरफ जाने का आपका प्लान कैसे बना? सबसे पहले तो आपकी ये जो बात है कि महंगा सेक्टर है, आप क्यों फील करते हैं ये महंगा सेक्टर है? देखिए सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आपके मुंह में कैविटी स्टार्ट हुई है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट को तो पता भी नहीं होता कि एक चीज़ प्रोग्रेस हो गई है, क्योंकि ये एक पेनलेस जो है प्रोसीजर है। एक कैविटी स्टार्ट हुई है, उसमें खाना स्टक हो रहा है, पेशेंट को आइडिया ही नहीं होता। तब आते पेशेंट जब उसको पेन स्टार्ट होती है। अगर तो एक पेशेंट अपना जनरल रेगुलर चेकअप करवाता रहे तो डेंटिस्ट के पास वो आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट होती है तो डॉक्टर उसको फ़ौरन बता देगा कि हम इसको भी फिलिंग कर देते हैं। वो कब आते हैं? जब वो बात जो है रूट कैनाल तक पहुंच जाती है, तब ये कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी। फिलिंग आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती है, फिलिंग इस थोड़ा सा डिके हुआ है, आपने वहाँ पर उसकी अच्छी सी फिलिंग कर दी है। लेकिन जब एक दांत बियॉन्ड द लिमिट चला गया और उसका डिके बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आपको उसका एक प्रोसीजर करना पड़ता है, तो तब जो है इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, इस वजह से ये सेक्टर महंगा समझा जाता है? यस, इस वजह से ये पेशेंट की डिले की वजह से महंगा हो जाता है। अगर अर्ली आप चेकअप करवाते रहें तो कभी भी ये महंगा नहीं है। लाइक इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको वो ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो उनको जो दांतों में जो है उनकी बैक साइड पे, आगे साइड पे खाना जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। उन्हें पता नहीं होता कि हमने इसको चेकअप करवाना है, हमने इसकी क्लीनिंग करवानी है, हमने स्केलिंग करवानी है। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जब वो डिपॉजिट्स बढ़ते जाते हैं, उनके मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जब वो ब्रशिंग करते हैं तो ब्लीडिंग आना स्टार्ट, तब भी वो इसको इग्नोर करते रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता ना कि हमने इसका क्या प्रोसीजर करवाना है। बात तब बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि आगे वाले दांत हिलना स्टार्ट हो गए हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और ये भी एक पेनलेस है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता। जब उनके दांत हिलना स्टार्ट होते हैं, वो डॉक्टर के पास आते हैं और उनकी बोन भी ख़त्म हो चुकी होती है, उनकी गम्स भी, तो तब भी फिर एक महंगा प्रोसीजर हो जाता है कि अब हमने जो है उनकी गम सर्जरीज करनी है, हमने बोन ग्राफ्ट करनी है। तो अगर एक पेशेंट अपना रेगुलर चेकअप करवाता रहे तो ये जो चीज़ है ये महंगी नहीं है। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो ये महंगी हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ें हैं ही डेंटिस्ट्री की इतनी एक्सपेंसिव कि वो कॉस्ट फिर पेशेंट को
ज़्यादा फील होती है। दूसरा जो आपका सवाल था कि मेरा क्यों ख्याल बना इस साइड पे आने को, तो बचपन से हम जब भी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास मैं भी जाती थी, तो यही ख्याल था कि बस इसके बाद बाबा ने आइसक्रीम खिलानी। अच्छा, ये बिल्कुल सीरियस बात है। बस यही पता था कि डेंटिस्ट के पास जाना है और दांत निकलेगा और आइसक्रीम खानी है। तो फिर जब फर्दर बड़े हुए, हमने FSC किया, उसके बाद फिर पता चला कि यार एक डेंटिस्ट्री एक अलग पूरा फील्ड है, एक पूरी इट्स सेल्फ एक स्पेशलाइजेशन है। एक दांत एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन ये बहुत वास्ट है। तो फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर बचपन से ही प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट इस साइड पे जाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, एक और इसमें मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे कि लोग अपनी केयर तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से डेंटल केयर में मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना इन्फो है या नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक डेंटल केयर भी उनको करनी चाहिए। अवेयरनेस नहीं है, ऐसे अवेयरनेस नहीं है। हमारे मुल्क में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अब लोगों को देखिए कफ होती है या कोई अब स्किन का कोई इशू होता है, तो उन्हें पता है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं है कि डेंटिस्ट भी होता है, कोई दांतों का भी कोई इलाज होता है। वो समझते हैं कि यही हम, अगर आप देखिए ना हमारे गांव वाले एरियाज़ में, तो आपको डेंटल क्लिनिक मिलेंगे ही नहीं। हमारे पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग यहाँ पर बड़े शहरों में डेंटिस्ट के साथ प्रैक्टिस में खड़े होते हैं, लाइक हमारे असिस्टेंट, वो वक्त के साथ साथ सीख के वो जाकर वहाँ पर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो उस लिहाज से हमारे डेंटिस्ट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ना सिर्फ हम इस बड़े शहरों में सैचुरेशन करें, बल्कि हम विलेज एरिया में, ऐसे एरियाज़ में भी जाएं, चाहे आप डेली बेसिस पे नहीं जा सकते, आप वीक में, मंथ में एक क्लिनिक बनाएं, विजिट करें, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दें। आप स्कूलों में जाएं, वहाँ पे लोग बच्चों को अवेयरनेस दें कि आपकी डेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि ये कितने मिल के दांत हैं, कब उन्होंने गिरना है और कब आपके जो है परमानेंट दांत आने, किस तरीके से हमने उनको बैलेंस में रखना है, किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखना है। बच्चों के दांतों में अगर कैविटीज़ लग गई हैं तो बस उसका निकालना ही सोल्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारे सोल्यूशन है। तो इसका ये है कि हमें लाइक डॉक्टर्स का ये है कि वो कैंप्स करें और जाएं, लोगों को अवेयरनेस जितनी हो सकती है आप अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने पेशेंट जो आपकी क्लिनिक पे आ गए हैं, सबसे पहले तो आपका ये है कि उनको बेसिक इतनी अवेयरनेस दें कि उनको सब पता हो कि ठीक है ये क्या चीज़ है, ये क्या है, हमने कैसे प्रोग्रेस। ये नहीं कि बस आए और आपने उनकी बात नहीं सुनी और आप जी फॉर्म शॉर्म फिल कर रहे हैं और कुछ भी पेशेंट की तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पहले आप बैठें, पेशेंट को सुने कि वो क्या कहना चाहता है आपसे, उनको फिर सुनने के बाद फुल एग्जामिनेशन करें उनकी। मेरा जो ये मानना है कि मेरी भी जब टीम मेरी अपॉइंटमेंट्स रखती है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि 1 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब एक पेशेंट को अगर वो अपने छोटे से फीलिंग के इशू के साथ भी है, आप 1 घंटा दें। मुझे वो समझ नहीं आती 15 मिनट या 20 मिनट में पेशेंट करना, क्योंकि जब तक मैं पूरा समझूंगी नहीं, सुनूंगी नहीं और ख़ुद आइडेंटिफाई नहीं करूंगी, मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर किरण, जैसे कि आजकल आपको पता है टीवी पे बहुत से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, माउथ वॉश हो गए, आपकी टूथपेस्ट वगैरह होगी। अब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में आते थे टूथपेस्ट वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप ये वाली यूज़ करें, ऐसे होगा वो होगा। तो उसके बारे में क्या ख्याल आते हैं, ठीक है, इफेक्टिव हैं लोगों के लिए या नहीं है? बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है, जो मेरे पेशेंट सब पूरा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो वो लास्ट में ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी पेस्ट बता दे कि बस मेरे दांत उसके बाद कभी ख़राब ना हो। बात ये है कि ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल भी आपके दांतों के लिए हार्मफुल है। ठीक है, मार्केट में इस वक्त बहुत सारे पेस्ट हैं, बहुत सारे पेस्ट हैं और बहुत सारी हमारी एड्स भी चल रही हैं, और उनका ये होता है कि आप डेली बेसिस पे ये पेस्ट यूज़ करें। लेकिन कुछ पेस्ट ऐसे हैं जो मेडिकेटेड है, ठीक है, और कुछ पेस्ट ऐसे हैं जो जर्नल आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे भी रिकमेंड यही किया जाता है कि दिन में 1 दफ़ा यूज़ करें। बाकी आप चाहे सिंपल ब्रश को अपने दांतों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट आप और ज़्यादा फोर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने दांतों को ज़्यादा ख़राब करेंगे। इसी तरीके से माउथ वॉश का भी सेम यही है कि ये मेडिकेटेड होते हैं। जो टूथपेस्ट मेडिकेटेड हैं, जब आपको वो मसला हो रहा है तब आप, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है इतने टाइम के लिए यूज़ करें तब करें, तब आप बाद में उसको छोड़ दें। लंबे प्रोसीजर के लिए आप स्टार्ट करेंगे तो वो कोई बेनिफिट आपको नहीं देगा, वो आपके लिए हार्मफुल है। जैसे एक एंटीबायोटिक आप लेते हैं, ठीक है, और आप उसका बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं होता कि ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कवर करने के लिए, वो समझते दिस इज़ द पेन किलर।
वो आते हुए कहते हैं डॉक्टर साहिबा हमने तो ऑगमेंटन का कोर्स कर लिया लेकिन पेन नहीं गया। तो इस तरीके से जब उस ऑगमेंटन का टाइम आएगा ना तो वो अपना इफेक्ट करना छोड़ देगी, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसी तरीके से टूथपेस्ट को भी अगर आप हर वक्त ही यूज़ करते रहेंगे मेडिकेटेड टूथपेस्ट को, तो वो फिर आपकी जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो अपना काम नहीं करेगी। लाइक सेंसिटिविटी अगर आपको होती है और आप हर वक्त एक सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जब आपको ये इशू आएगा तब वो टूथपेस्ट आपके दांतों पे काम नहीं करेगा। तो जब आपको कोई इशू हो उस लिमिट में काम करें, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दें। तो मैं पेशेंट को ये रिकमेंड करती हूँ कि सिर्फ वो वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि फ्लोराइड आपने इस्तेमाल करना है। फ्लोराइड की ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो आपके दांतों में डिके नहीं होने देगा, तो आपने वो इस्तेमाल करना है। एक डॉक्टर और एक पेशेंट की बॉन्डिंग ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए हर जो पेशेंट होता है वो एक तरह का नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो जो है बहुत रिलैक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंसिटिव पेशेंट भी आपके पास आते हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। अगर वो आपके पास चल कर आया, अगर कोई आपसे इलाज स्टार्ट करा है, तो इसका मतलब है ये उसने 100% आप पे बिलीव छोड़ दिया है कि आप जो भी करेंगे उसके लिए अच्छा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि केस में आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, और शुरू में जब आप पेशेंट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसिटिव पेशेंट भी होते हैं और आपके जो पेशेंट होते हैं वो कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो आपने जो है ना पेशेंट को सबसे पहले समझना है, फिर ये बात समझनी है कि वो किस इशू के लिए आया है। वो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मुझे कैविटी, आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ना आपको स्केलिंग की ज़रूरत है, ओके ये कैसे डॉक्टर है, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स होकर उसकी बात सुने, उसकी फुली एग्जामिनेशन करें, उसमें इशू है तो बताएं, इशू नहीं है तो बताएं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा जी हमें यहाँ पर पेन हो रहा है। पेन ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनकी गम में खाना फंसने की वजह से गम इरिटेट हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, वो पेन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें डाइट मैटर करती है आपकी डेंटल केयर में, या डाइट कोई मैटर नहीं करती? डाइट मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहले अगर आप भी देखें, आपके बड़े जो होंगे आपके दादा वगैरह, उनके दांत मजबूत थे, लेकिन आजकल आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके दांतों में भी कैविटी स्टार्ट होगी। ऐसे बल्कि अभी मेरा रिसेंटली खुद रूट कनाल हुआ है। देखिए क्यों? क्योंकि हमारी जो डाइट है ना वो रिफाइंड है। हमारी डाइट में हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप ये समझते हैं कि आप कैंडीज़ नहीं खा रहे हैं, आप बबल गम नहीं खा रहे हैं और आपके दांत डिके हो रहे हैं, तो क्यों डिके हो रहे हैं? आप सोडा अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से डिके आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब तक कोई भी फूड पार्टिकल आपके दांतों के साथ स्टिक रहेगा, आपका डिके स्टार्ट रहेगा। तो हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं। आपके अगर जो माउथ है उसमें अगर स्लाइवा की प्रोडक्शन कम है, ठीक है, और आप कुछ ऐसी स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं जो दांत के साथ स्टिक रही हैं, तो भी आपकी दांतों में कैविटी ज़्यादा लगेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि पेशेंट को अगर लगे कि मेरे दांत में कहीं खाना फंस रहा है, उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास चली जाना चाहिए। 10 से 15 साल अगर पीछे देखा जाए तब और आज क्या फ़र्क है डेंटिस्ट्री को लेके? काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। अगर आज से हम 10 से 15 साल पीछे जाएं तो लोगों को डेंटिस्ट्री के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वेदर कि वो डेंटिस्ट को डॉक्टर समझते भी नहीं है। उनको ये लगता है कि दांत, वही मैंने जो पहले बात की कि जस्ट कुछ भी हुआ इसको निकलवा दें। हाँ। लेकिन अब पेशेंट आपके पास आता है क्योंकि अब हर डेंटिस्ट की ये ख्वाहिश है कि वो जितनी अवेयरनेस दे सके वो पेशेंट को दे कि देखिए एक दांत है, हम उसको बचा सकते हैं। तो पेशेंट की अज़द कोशिश ये होती है कि हम अपने दांत को बचाएं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम डेंटिस्ट्री में इस कदर एडवांसमेंट हो गई है कि अब दांत को हमारा जो होता है ना, मिनिमम अगर कोई प्रोसीजर हम करें तो हमारी कोशिश होती है कि उसको मिनिमम हम डैमेज करें और हम पेशेंट को अच्छा प्रोसीजर दें। ऑर्थोडोंटोलॉजी क्या चीज़ है और इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये एक स्पेशलिटी है हमारी डेंटिस्ट जो हैं, जो अब तो 5 साल का हो गया BDS, उसको करने के बाद फिर 1 साल की होती है हाउस जॉब। उसके बाद 2 फील्ड्स आ जाते हैं। एक FCPS होता है ऑर्थोडोंटिस्ट में, ठीक है, इस ऑर्थोडोंटोलॉजी भी इसे कहते हैं। जो बन जाता है उसे ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। एक तो FCPS होता है, दूसरा इसमें MDS भी होता है जो 2 years का होता है, जिसमें बेसिक नॉलेज दिया जाता है। वो भी स्पेशलिस्ट ही खिलाते हैं कि उनको भी इसमें बहुत अच्छा ग्रिप आ जाता है। इनका बेसिकली क्या होता है कि हमारे बहुत इनकी वाइड रेंज होती है पेशेंट्स की,
कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फेस की सिमेट्री जो है वो ठीक नहीं होती, ठीक है, और उन्होंने इसको डील करना होता है, ठीक है। फेस की सिमेट्री जो ठीक नहीं होती, फिर उसके भी 2 प्रोसीजर्स आते हैं। एक तो ये होता है कि अर्ली एज पे आप उसको अप्लाइंसेस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक जो बच्चा होता है 6 साल की उम्र से लेकर ऑनवर्ड 22 साल की उम्र तक, आप उसमें ग्रोथ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप अप्लाइंसेस लगाकर आप ग्रोथ को किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करवा सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करने से रोक सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आता है। अगर तो पेशेंट को अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती। कुछ पेशेंट हैं अगर उनकी नीचे वाला जॉ बड़ा है या ऊपर वाला जॉ बहुत बड़ा है, वो आगे की तरफ है, तो अर्ली स्टेजेस पे उनको जो है ग्रोथ मूवमेंट्स के थ्रू चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर वही पेशेंट थोड़ी लेट स्टेज में आता है तो फिर सर्जरीज की तरफ जाना पड़ता है, जिसे ऑर्थोगेनेटिक सर्जरीज कहा जाता है। फिर उसमें ऑर्थोडोंटिस्ट और हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन वो मिल के पेशेंट की प्लानिंग करते हैं और फिर उसमें जॉ को कट करके उसको जिस डायरेक्शन में पेशेंट को अपना अच्छा फीचर फील हो, सिमेट्री फेस की हो, उसमें उसको मूव किया जाता है। ये 2 तरह की जो है जो आप कह सकते हैं पेशेंट की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। एक तो हो गई आपकी बोन्स की, दूसरी टीथ की भी होती हैं। कुछ पेशेंट होते हैं उनकी पूरे मुंह की सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, जॉ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दांत जो हैं वो टेढ़े होते हैं, बहुत आगे की तरफ होते हैं या बहुत पीछे की तरफ होते हैं, लाइक क्रॉस बाइट होती है या फिर ओवर बाइट होती है। तो फिर उसको भी आपका ऑर्थोडोंटिस्ट बताएगा कि हमने किस तरीके से मैनेज करना है, या तो हमने ब्रेसिस की तरफ जाना है या तो हमने अलाइनर्स की तरफ जाना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये सब तब कैसे पॉसिबल होगा, एक पेशेंट को कैसे पता होगा? हम अवेयरनेस देंगे कि ये पॉसिबल है। डिफरेंट स्कूल्स में जाके, डिफरेंट कैंप करके, आप चाहे सोशल मीडिया के थ्रू एड्स डाल के लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ये जो इशू है, तो वो फिर उनको भी पता होगा कि ठीक है हम इसका इलाज ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पेशेंट को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसके 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी टीथ होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। तो पेशेंट को, जब पेरेंट्स को ये पता होगा कि ठीक है ये बच्चे की प्राइमरी हैं और इसके बाद परमानेंट आने हैं, तो जब हम अवेयरनेस देंगे कि देखें कि ये दांत हैं, इनकी ऐसी अलाइनमेंट होनी चाहिए, इसमें स्पेस होनी चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो पेरेंट को भी पता होगा कि ठीक है अभी बच्चे की मेरी ठीक अलाइनमेंट है या नहीं, इसी स्टेज पे जाके मुझे चेक कराना चाहिए या मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। 6 ईयर्स से जो है पेशेंट के परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को जो है हम फ्यूचर की सर्जरीज और ब्रेसेस से बचा सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज पे हम उनकी खुद दांतों को जिस एज पे गिरना चाहिए खुद हम एक्सट्रैक्शंस करके और दूसरे दांत को अलाउ करें कि आप निकलें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुकी है, ठीक है। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को चंक्स नहीं दे देते हैं कि आप बस ये जो है काट कूट के दे दिया आप खाएं। हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप इसको खुद बाइट करें। हम कोई हार्ड चीज़ उनको खाने की नहीं देते जिसकी वजह से उनके गम्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो खुद ब खुद दांत फूटता नहीं है, तो वो दांत ही खड़ा होता है, पीछे से टेढ़ा करके दूसरा दांत निकल आता है। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, बहुत सारे पेरेंट्स तो बस परेशानी में आते हैं कि ये क्या अजीब सा बच्चे, क्योंकि तो फिर उन्हें हम बताते हैं कि इस वजह से ये हुआ है, अब इसको निकाल देते हैं, तो ये आपका जो परमानेंट टूथ है वो टेढ़ा हो चुका है। तो बहुत सारी रिमूवेबल अप्लाइंसेस होते हैं जो हम बच्चों को अर्ली स्टेज पे देते हैं, जो वक्त के साथ दांतों को सीधा कर देती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने प्राइमरी पीछे वाले जो दांत होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, फिर उधर हम स्पेस मेंटेनर्स देते हैं ताकि फ्यूचर में उनको ब्रेसेस की तरफ, अलाइनर्स की तरफ या किसी और तरफ ना जाना पड़े, टेढ़े मेढ़े दांत ना आए उनकी। देखिए एक चीज़ की जब अलाइनमेंट ख़राब होगी ना तो जॉ आपका ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उनको अगर आप शुरू से ही एक चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो फ्यूचर में वही बात है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी बच जाएंगे और ये है कि बच्चे की जो एक सिमेट्री और खूबसूरती होगी वो भी साथ साथ मेंटेन। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना तो दांत वगैरह गिरते थे तो घर वाले कहते थे नहीं नहीं ज़ुबान नहीं लगानी, टेढ़े निकल आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मिथ्स हैं या वाकई ये सच है? ये मिथ्स हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। मेरे भी पेरेंट्स कहते थे कि ब्लैक हो जाएंगी, कीड़ा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ है कि आपकी जो ज़ुबान है उसकी फोर्स से दांत की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर एक बच्चा ऐसे थोड़ा लगा रहा है इट्स ओके, लेकिन अगर उसने हर वक्त इसको हैबिट बना ली है तो आपकी टंग की जो फोर्स है वो इतनी वो
फॉर श्योर इसको टेढ़ा कर देगी। अब अगर आप इसी में आ जाएं तो बहुत सारे जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको नाक का इशू होता है, वो नाक से सांस नहीं ले सकते तो वो रात को मुंह खोल के सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऊपर वाली जो आर्च होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से उनको दांतों के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर उनको अपने ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, आर्च एक्सपेंड करवानी पड़ती है, दांतों को सीधे कराने पड़ते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो जो है अपनी ज़ुबान को बार बार दांतों के पीछे लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, आपकी मसल्स और जो आपकी टंग है इसकी फोर्स होती है जो दांत की डायरेक्शंस को मूव कर सकती है। अच्छा, आजकल जो लोग हैं ना वो डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर बनने के बाद पैसा बहुत हम कमाएंगे। तो आपका मेन पॉइंट पैसा कमाना है, खिदमत खल्क करना है? वो एक हदीस का मैं आपको मफ़हूम बताऊंगी कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। तो बचपन में शायद आपने सुना होगा बड़ों से कि अल्लाह पाक कुछ लोगों को चुनता है बिल्कुल इस खिदमत के लिए। ये एक खिदमत है, इसमें जो है ना हर कोई नहीं आ सकता। जब अल्लाह पाक ने आपको इस चीज़ के लिए चुन लिया तो फिर आपके दिल को भी अल्लाह नरम कर देता है। फिर आपके दिल में खुद ये होता है कि नहीं, हर चीज़ पैसा नहीं है, और यकीन माने वो दे देता है, रिस्क वो दे देता है आपको, वो रिस्क में कमी नहीं होती। लेकिन आपके दिल में ये चीज़ होती है कि नहीं, हमने हर चीज़ में बेनिफिट नहीं लेना, कुछ जो है ना हमारा ये फ़र्ज़ है। अगर हम एक हमने ओथ भी ली होती है कि ना हमने किसी के साथ दुश्मनी रखनी है इस फील्ड में, और दुश्मन को भी ट्रीट करना है, ये एक ओथ है। सब इंसान आपके लिए बराबर है। जब आपके पास ये एक अल्लाह ने दी है और आपने ये नॉलेज लिया तो आपने सबको बेनिफिट देना है। इम्प्लांट के बारे में थोड़ी सी अपने व्यूअर्स को अगर आप इन्फो दे दें कि क्या चीज़ है। इम्प्लांट जो है वो एक स्क्रू है, ठीक है। लाइक अगर आपका एक दांत है वो बचपन में निकाल दिया या फिर इतना ज़्यादा डिके हो गया कि अब उसको हम रूट कैनाल और क्राउन से नहीं बचा सकते, तो फिर उस दांत को किसी न किसी वजह से आपने निकलवा दिया और वहाँ पे एक स्पेस है, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए एक जो हम रिप्लेसमेंट देते हैं वो है इम्प्लांट। मतलब दो ऑप्शन होते हैं, एक इम्प्लांट होता है, दूसरा आपका ब्रिज होता है। तो अगर साथ वाले दो दांत बिल्कुल हेल्दी हैं तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप उसको कट करके और ब्रिज लगाएं। तो हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट जो है वो इम्प्लांट की तरफ जाए। फिर इम्प्लांट में क्या आ जाता है कि इम्प्लांट में देखना होता है, पेशेंट की एज देखनी होती है, आपने उसका बोन लेवल देखना होता है, आपने उसकी गम डिजीज़ देखनी होती है। आपने देखिए बोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट गम्स हैं कि वो जो उसको स्टेबल करके रखेंगे। अगर आपकी बोन अच्छी है और गम्स नहीं अच्छे हैं तो भी इम्प्लांट फेलियर की तरफ चला जाएगा। इम्प्लांट में कुछ चीज़ें आपने बहुत केयरफुली चलनी होती है। आप ऐसे ही ब्लाइंडली किसी हर पेशेंट पे इम्प्लांट नहीं लगा सकते। प्रॉपर उनकी हिस्ट्री ली जाती है कि कौन इसको कोई ब्लड डिजीज़ तो नहीं है, इनको कोई ऐसी सर्जरी से पहले आपने चेक करना होता है कि कोई वो ब्लड थिनर्स तो नहीं ले रहे, या फिर उनको डायबिटीज़ का कोई इशू तो नहीं है, या वो ड्रिंक्स तो नहीं ले रहे, या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर तो नहीं है, या उन्हें कोई बोन की ऐसी डिजीज़ है, या अल्लाह माफ़ी उन्हें कैंसर हो गया था, वो बिसफॉस्फोनेट वो अपनी डाइट में ले रहे। तो ये जो चीज़ें ये इम्प्लांट को फेलियर की तरफ ले जाती हैं। इम्प्लांट जो मैं जिस तरीके की तरफ जाती हूँ, मुझे जो लगता है अच्छा, बहुत सारे लोग जो है कि वो इम्प्लांट लगा के एक हफ्ते बाद जो इमीडिएट लोडिंग भी कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपने लगाई है उसके इर्द गिर्द बूंद को बनने में टाइम लगता है। तो मैं अपने पेशेंट को प्रेफरली 4 to 6 months वेट पे रखती हूँ, और मैंने जब भी रखा उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। आपका इम्प्लांट अच्छे से हड्डी में फिक्स हो जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि वेदर ये फेलियर की तरफ तो नहीं जाएगा। इस ड्यूरेशन में आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, इम्प्लांट की कोई मोबिलिटी नहीं है, एक्सरे पे भी आपको नज़र आ जाता है कि अच्छी बोन बन गई है। तो फिर आप आराम से बुलाएं। दूसरे स्टेज में आप उसके ऊपर एक अबटमेंट लगाते हैं जिसके ऊपर क्राउन आता है। तो ये इम्प्लांट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्राउन होता है जो कि हड्डी के बीच में जाता है, इम्प्लांट, उसके ऊपर एक अबटमेंट लगती है और अबटमेंट के ऊपर क्राउन लगता है जो सिंगल मिसिंग आपकी प्लेस होती है। तो वहाँ पर आप जो है उसको अब इम्प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से पहले जो है इतना ब्रेसेस अलाइनर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के दांत टेढ़े होते थे तो ब्रिजेस लगा देते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हर चीज़ को इस तरीके से लिया जाता है कि हम इसी को ठीक कर लें तो पेशेंट का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है कि एडवांसमेंट आ रही है और इंशाल्लाह ताला और आएगी। पहले जो हमारे इंप्रेशन होते थे अब स्कैन की तरफ चले गए हैं,
जैसे पहले दांत निकाल देते थे, ब्रिज लगा देते थे, अब इम्प्लांट्स आ गए हैं, पहले ब्रेसेस से अब अलाइनर्स आ गए हैं। तो इस तरीके से वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रही हैं। आजकल लोगों के दांतों को अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग, मेरी अपनी फैमिली में भी देखा जाए तो टेढ़े दांत हैं, तो उसके लिए आप लोगों के क्या प्रोसीजर्स हैं और एडवांस प्रोसीजर उसका आ गया है या नहीं आया, या वही ब्रेसेस वगैरह वही पुराना उसको लेके चल रहे हैं? आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अपनी एस्थेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो, एक फास्ट भी हो और जो है उनको रिजल्ट्स भी मिल जाएं। वो तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ब्रेसेस को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। ब्रेसेस फास्ट जो है वैरायटी ऑफ पेशेंट को ये कवर करती है, लेकिन जो अलाइनर्स है वो बहुत सारे इजी केसेस होते हैं जो कि पेशेंट को उसमें ज़रूरत नहीं होती हम ब्रेसेस की तरफ ही जाएं, तो हम उसमें पेशेंट जो है उसको अलाइनर्स करते हैं। तो ये बहुत फास्ट है, 6 मंथ्स में ये आपका आराम से सारे के सारे दांत अलाइन कर देता है। बच्चों के लिए बहुत कंप्लाइन है, इसको उतार के वो हर चीज़ खा सकते हैं। ब्रेसेस पे हम उन्हें अवॉइड करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये नहीं खाना। इसके अलावा उनको सफाई में बहुत मसला होता है, कैविटीज़ का इशूज़ आ जाता है। बहुत सारे बच्चे सफाई का ख्याल नहीं रखते, एंड अप वो कैविटीज़ के साथ होते हैं। तो इसमें जो है वो आराम से उतारें, नॉर्मल जैसे आप उनमें ब्रश करते हैं, ब्रश करें, उसकी सफाई करें और इसको वापस लगा दें। तो हमारे है टीथ अलाइनर कंपनी, मैं उसकी सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। तो ये बहुत अच्छी है कंपनी। इसमें जो है आप जाएं डॉक्टर के पास, अपना स्कैन करवाएं और अपनी जो सेट ऑफ ट्रेस बनवाएं। 6 मंथ्स में आपके दांत अलाइन 6 to 7 मंथ लगते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा टेढ़े दांत कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें 1 ईयर लगता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने मुझे टीथ अलाइनर का बताया है, आप इस कंपनी को ज़्यादा क्यों प्रेफर करती हैं? इस कंपनी की जो मैं अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करती हूँ उसकी 2 खासियतें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। फास्ट है, बहुत फास्ट है, मतलब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है। मेजोरिटी वो बाहर के होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो हमारी परसों की फ़्लाइट है। अच्छा। तो हम तो नहीं स्टे कर सकते। तो इस कंपनी की 2 खासियत बहुत अच्छी है। ये आपको विद इन अ डे में भी ये दे देते हैं, फुल केस रेडी करके, फास्ट सर्विस है। दूसरा ये है कि ये जो है आपकी बाहर भी आपके घर पे भी मेल कर देगी, ठीक है। तो और जो बाकी मैंने जब ट्राई की तो वहाँ पे मुझे शीट्स का मटेरियल इतना अच्छा नहीं लगा, स्टेनिंग हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। तो ये जो शीट्स यूज़ करें, ये मैंने खुद इसकी रिसर्च की, तो ये US बेस्ड शीट